फोर्थ यूनिट या स्टार्टिंग चार अलग अलग पॉइंट्स है इसके अंदर। एक तो डिपार्टमेंटेशन इन कोऑपरेटिव, डी ऑफिशियलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग इन कोऑपरेटिव और मैनेजरियल प्रॉब्लम एंड रेमेडियल मेजर्स। अपने इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड दो करने। एक्सप्लेन डिपार्टमेंटेशन इन कोऑपरेटिव्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या कि एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं और अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। पर ग्रुप कैसे होंगे? स्पेशलाइज ग्रुप, जो जो काम दिया गया उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजमेंट को अथॉरिटी दी जाती है फंक्शंस को पूरा करने के लिए। पर्पस हमेशा डिपार्टमेंटेशन का ये होता है कि हम एक्टिविटीज को स्पेशलाइज करें, जिसको जो काम आता है वही काम को अंजाम दे। दूसरा, मैनेजर के काम को आसान करना और कंट्रोल मेंटेन करना। कुंज एंड ऑर्डिनल, उन्होंने डिफाइन किया है डिपार्टमेंट को डिस्टिंक्ट एरिया, डिवीजन या तो ब्रांच, कुछ भी हो सकता है ये, पर एक ऐसा हिस्सा जिसके पास स्पेसिफाइड एक्टिविटी दी गई हो और उसको परफॉर्म करने की अथॉरिटी मैनेजर के पास हो। डिपार्टमेंट को क्लासिफाई करना हो तो हम फंक्शंस के बेस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, टेरिटरी, कस्टमर, इक्विपमेंट एंड टाइम सब नीचे देखेंगे हम। तो फर्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। फंक्शन यानी मतलब हम सिमिलर एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में डालेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। चार अलग अलग, हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस के अंदर चार फंक्शंस बेसिकली होते हैं। तो यहाँ पे देखो, द डिपार्टमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कोऑपरेटिव इज एज फॉलोज। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव इज एज, देखो यहाँ पे जनरल मैनेजर है। दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल किसके लिए? स्मॉल और मीडियम साइज, यानी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं बना। अब सम ऑफ द एडवांटेजेस, तो पहले तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस के बारे में सब मालूम है तो ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हुआ। फिर इंटर डिपार्टमेंटल, ये डिपार्टमेंट अंदर अंदर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे कोई भी काम के लिए, क्योंकि अगर आपको सेल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मार्केटिंग के पास जा सकते हो। इसी तरह से प्रोडक्शन से रिलेटेड के लिए आप प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा सकते हो। और सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। एक तो सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, एक ही काम बहुत, एक ही इंसान के पास बहुत ज़्यादा काम है, यानी सेंट्रलाइजेशन बहुत है। उसके बाद जोग्राफिकल, यानी अगर एरिया डिफरेंट हो तो एक ही इंसान को इतना ज़्यादा काम सौंपना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अनसुटेबल व्हेन एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट लाइन इज कॉल फॉर, यानी मतलब जबकि कभी हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ध्यान दें तो यहाँ तो फंक्शन के बारे में हो रहा है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं होता। लोअर स्कोप फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज, यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता बट बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, देखो ऊपर जो बताया या प्रोडक्ट लाइन, उसकी लिमिटेशन को सुधारने के लिए यहाँ पे अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्रोडक्ट का करता हो तो हमको ये डिपार्टमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। टू डिपार्टमेंटलाइज ऑन अ ग्रुप बेस प्रोडक्ट बेसिस मीन्स कुंज एंड ऑर्डिनल मीन basis mean to establish each product or group of closely related product, यानी एक जैसी प्रोडक्ट को बराबर ऐसे अपने ग्रुप वाइज ग्रुप करेंगे। रिलेटिवली ऑटोनोमस इंटीग्रेटेड यूनिट, हम यहाँ पे पूरे बिजनेस यूनिट को क्या बना देंगे? ऑटोनोमस, यानी फ्री। वो अपनी फ्रीडम से काम करेंगे, सेम डिपार्टमेंट वाले अपने फ्रीडम से काम कर पाएंगे। यहाँ पे एम्फेसिस, यानी जो ध्यान है हमने किस बात के ऊपर शिफ्ट किया है? फंक्शन से प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट किया है। हम फंक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, हम प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, और प्रोडक्ट के सारे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट करेगा। तो जो मैन्युफैक्चर है तो सेल की जाती है वो प्रोडक्ट देखी जाए। द डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट इन अ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज शोन बिलो, ये आपको जो यहाँ दिखाया है वो। एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, इसमें देखो पहले पहले तो हर डिवीजन ऑटोनोमस है और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्राइव यानी मेहनत करेगा। हर मैनेजर अपने ग्रुप के कॉस्ट, प्रॉफिट, फेलियर, सक्सेस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और यहाँ पे मैनेजमेंट सिक्योर करेगा डिटेल और इंटीमेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस। इंटीमेट यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। फिर एक्सट्रीमली सूटेबल कब, जब प्रोडक्ट लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाना डिटेल में बनाना पड़ता है, तब हम इसको ये सूटेबल मानते हैं। एंड लिमिटेशन में देखो, यहाँ पे इंटरनल कंपटीशन क्रिएट होती है, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में अननेसेसरी कंपटीशन करेगा। इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट ग्रुप के लिए आपको अलग से सेल्स फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी सेल्स करने के लिए आपको अलग से जरूरत पड़ेगी। तो सेपरेट सेल्स फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एंड दिस डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब एक ही डिपार्टमेंट अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद संभालेगा, तो कई बार ऐसा होगा ना कि पूरी ट्रक भी नहीं भरी जाएगी, पर वो डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने बारे में सोचना है, इसलिए वो ज़्यादा इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करने के लिए सोच भी नहीं सकता। दैट इज़ वाई अलग अलग कॉस्ट जो है ना वो डुप्लीकेट होती है, मतलब बार बार होती है एक ही कॉस्ट। नाउ डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरीज। टेरिटरीज यानी एरिया के हिसाब से देखो, ये ऑल इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे इफको है, अमूल, नाफेड, ये सब जो है वो रीजन वाइज है तो स्टेट वाइज इसी तरह से काम करते हैं। अब इसमें एडवांटेजेस देखो, रीजनल मैनेजर और स्टाफ वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने एरिया का पूरा कस्टमर बेस पता है। दे कैन बी फेमिलियर विद द टाइप ऑफ कंपटीशन, और उनको पता भी है कि अपने एरिया में कौन सी तरह की कंपटीशन चलती है, उसको फेस करना आसान होता है। लोकल कंडीशंस, इसका मतलब आपको लोकल कंडीशन के हिसाब से कॉस्ट देखनी है, तो फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे लोकल कंडीशन को बेनिफिट करने वाली। फिर लिमिटेशंस देखो, इसमें तो कोऑर्डिनेशन का खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि हेडक्वार्टर से आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। एंड यहाँ पे दूसरी बात, अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे ओवरहेड यानी एक्सपेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स देखें, तो यहाँ पे दिस डिपार्टमेंटेशन ये किसके अंदर होता है कि अलग अलग तरह के कस्टमर्स जहाँ पे हो, अलग अलग क्लासेस के कस्टमर हो, और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। मैं आपको इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब आपके घर में जो ब्रॉडबैंड आता है, वो ब्रॉडबैंड के अंदर लीज लाइन अलग होती है, और लीज लाइन के अंदर वो लोग पर ईयर का 80,000 90,000 चार्ज करते हैं। लेकिन जो कस्टमर होम के लिए होता है, वो लाइन के लिए 6,000 7,000 में पर ईयर होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि प्रायोरिटी सर्विस की किसको दी जाती है, लीज लाइन वालों को दी जाती है। वो बिजनेस के अंदर है तो उनका इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, इस तरह से उनको सर्विस मिलती है। कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड प्रायोरिटी सर्विस, ये भी कोऑपरेटिव बैंक भी बेस्ट एग्जांपल है। फॉर मेंबर एंड नॉन मेंबर्स, फॉर ए क्लास मेंबर्स एंड बी क्लास मेंबर्स। ये आपको देखो, मैनेजर मेंबर के लिए और नॉन मेंबर के लिए। कई बार आप देखते हो कि प्रायोरिटी, जैसे HDFC बैंक के अंदर प्रायोरिटी बैंकिंग है, यानी आपका अगर एक लेवल से ऊपर बैलेंस है तो आपको प्रायोरिटी बैंकिंग में डाला जाएगा। आपके लिए कस्टमर केयर है पूरा अलग होगा, क्योंकि हाई नेटवर्थ वाले जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको वेटिंग नहीं कराया जाएगा कोई भी जगह पे, और उनका काम आसानी से हो जाए इसलिए उनको अलग से सर्विस दी जाती है। अब इसके एडवांटेजेस में देखें, अब इट इज सुटेबल वेन मेजर एम्फेसिस, यानी ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है, बेटर सर्विस के ऊपर देना है। इट इज़ यूजफुल वेन अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वाइड अपील इज ऑफर्ड थ्रू मेनी मार्केटिंग चैनल्स। अलग अलग तरह से मार्केटिंग करके हम प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। एंड देर मे बी, यानी आपको क्या करना है कि आपके पास एक मार्केटिंग चैनल नहीं है, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल है, तब आप इस तरह से ऑफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन में, हर सेक्शन में इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, प्रायोरिटी वाले होंगे कितने। और प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में अराइज, इसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, यानी मतलब काम बराबर से हो नहीं पाएगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हो पाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट। इट में डेवलप अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर ग्रुप। एक कस्टमर ग्रुप बहुत अच्छा होगा तो एक कस्टमर ग्रुप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं काम कर पाएगा। अब प्रोसेस है तो इक्विपमेंट से डिपार्टमेंटेशन, यार एक्टिविटीज आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये डिसाइड कैसे किया जाता है, कॉस्ट के बेसिस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, असेंबली और फिनिशिंग, ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लिखा है। अब एडवांटेजेस में देखो, दिस इज यूजफुल व्हेन मशीन्स और इक्विपमेंट यूज, उसमें स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती हो।
हर मशीन को चलाने के लिए अलग स्किल की जरूरत पड़ती हो। इट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। सब जगह जगह पे अलग अलग तरह की आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़े, जैसे कि ड्रिलिंग करने वाला अपना काम खुद ही जानता है और वेल्डिंग करने वाला ड्रिलिंग नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली सेम। दिस इज बेटर सूटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। हाँ, तो ये कहाँ पे ज़्यादा चले? मैन्युफैक्चर सर्विस कंसर्न में ये कोई काम का नहीं है। अब लिमिटेशंस है इसमें भी। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम को अंजाम देता है, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग मैनेजर के बीच में, कि असेंबली वाला वेल्डिंग वाले के सर पे डाल देगा इस बात को कि उसने काम को टाइम पे नहीं दिया। राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे टाइम बेस के ऊपर इन फैक्ट्रीज जहाँ पे शिफ्ट सिस्टम होती है, पहली शिफ्ट में काम करना, दूसरी शिफ्ट में काम करना, इस तरह से शिफ्ट में काम होता है। वहाँ पे इस तरह से काम किया जाता है, डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। इसके कोई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस नहीं है। अब यहाँ वीएल मेहता का कंट्रीब्यूशन, ये सेकंड क्वेश्चन आपका। अब मीनिंग ऑफ डी ऑफिशियलाइजेशन, पहले तो डी ऑफिशियलाइजेशन, दो क्वेश्चन करने हैं आपको इसके अंदर। In simple cooperative parlance, the term deofficialization means the removal and absence of excessive control। क्या लिखा है देख, ज्यादा कंट्रोल ना हो, अनड्यू इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, और गवर्नमेंट खुद भी बार बार हर चीज में डे टू डे वर्किंग के ऊपर कोई भी दखल अंदाजी ना करे, ये ध्यान में रखना है। दैट इज डीऑफिशियलाइजेशन। डीऑफिशियलाइजेशन एम्स टू रिमूव इम्पीडिमेंट टू कोऑपरेटिव ग्रोथ। इम्पीडिमेंट यानी रोकना, कोई चीज को रोकना, स्टॉप करना। ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हो आप, ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे लिख सकते हो। टू कोऑपरेटिव ग्रोथ एंड प्रमोट डेवलपमेंट ए सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब अपने आप रेगुलेशन हो, ऑटोनोमस गवर्नमेंट हो जाए, क्योंकि आप हर चीज में कंट्रोल जो था वो कंट्रोल को कम करते जा रहे हो, तो मतलब यहाँ पे गवर्नेंस खुद अपने आप होगा। कोऑपरेटिव इज ए मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब तक पूरा का पूरा उनको फुल या तो इंडिपेंडेंट अपने काम के अंदर बोलने का नहीं मिलेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। द कोऑपरेटिव वुमेन कैन नॉट बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे तो। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट यानी टॉप इंपॉर्टेंस। देयरफॉर वी शुड हैव फेथ इन द पीपल। जो लोग इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाते हैं उनको आपको भरोसा होना चाहिए। मोर देन 60 ईयर्स ऑफिशियल इंटरफियरेंस, पहले ऐसा था 60 ईयर्स तक, जब कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ तब तक गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा दखल अंदाजी की जाती थी। डेमोक्रेटिक और सेल्फ रिलेंट, या तो रिलायंट कैरेक्टर नहीं था, सेल्फ रिलायंट लिखे, कैरेक्टर नहीं था उसका। एक्सेसिव इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे एडवर्सली उसकी ऑटोनॉमी को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंस मिलता ही नहीं था। It is not only improper but highly unjust that the owners of cooperative organizations should feel helpless at the altar of official obstruction। altar यानी टेबल, टेबल की जगह पे बेंच, प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं, प्रॉपर वर्ड। Of official obstruction and should be compelled to be inextricably attached to the chariot wheel of the official। ये सब मत लिखना, ये इतना सब जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे देखो, ये 3 लाइन कट कर देता हूँ मैं, डिफिकल्ट है ये। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट नॉलेज पीपल में डिफर from agreeing with the forces statement, but these again is the primary responsibility of the people who constitute a cooperative। ये भी जाने देते हैं अपने, इसकी भी जरूरत नहीं है। Absence of enlightened membership has a perfect positive correlation with the absence of efficient and effective management, and before any measures of deofficialization can succeed, the members who constitute the foundation of the movement must be given opportunities। यानी मतलब ये है कि पहले डीऑफिशियलाइजेशन करने से पहले, सबसे पहले उनको अपनी राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके साथ वो कंसर्न है उसको समझने का मौका मिलना चाहिए। Although this is a long-term measure to be adopted in the interest of the movement, we have
टू मेक बिगिनिंग नाउ, तो अभी लॉन्ग टर्म का होने के बावजूद भी शुरुआत कभी ना कभी करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्रेसलिम्स लॉ की थियरी है, शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड बैड पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव अवे गुड पीपल फ्रॉम कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। 1915 में मैकलेगन कमिटी, उन्होंने ये अर्ज यानी रिक्वेस्ट किया था कि द मूवमेंट इन इंडिया हाउस इट्स ओरिजिन एंटायरली टू गवर्नमेंट, यानी शुरुआत तो गवर्नमेंट को करनी पड़ रही कोऑपरेटिव मूवमेंट की। उसके बाद में इंडिपेंडेंट एफर्ट करना शुरू होगा। अभी वीएल मेहता का कंट्रीब्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इन्होंने अपने व्यूज में बताया कि सब्जेक्ट टू रेगुलेशन इज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, द मूवमेंट शुड बी फ्री from interference by officials of the cooperative, revenue, or other department of government. Lastly, in determining policies, it is the view of the representatives of cooperative institution that should be governing factor। मतलब इंटरफियरेंस जितना भी हो रहा है वो ऑफिशियल्स का इंटरफियरेंस जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम लिखा है यानी कम होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई भी पॉलिसी डिटरमाइन करने के वक्त इंस्टीट्यूशन को पहले उनके रिप्रेजेंटेटिव को पहले पूछना चाहिए। To the extent that control is exercised under the provisions of the cooperative law or other laws, it cannot be deemed interference under the cooperative law as the responsibility for administering the law is vested। यानी यहाँ पे कोई भी कानून इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, तो इम्प्लीमेंट कराने की वेस्टेड यानी जिम्मेदारी किसके सर पे रखी गई है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास रखी गई है। एंड टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए। उसको सारे पावर्स कोई भी फेवर में या तो कोई भी फियर में नहीं एक्सरसाइज करने हैं। यानी यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा है कि अपील और कंट्रोल दोनों हो सकता है। अपील करना मतलब कि इसके जो पावर है उस पावर के खिलाफ जाना, या कंट्रोल करना यानी इसको जो पावर दिया गया उसको कंट्रोल करना। पर याद रखो ये कुछ भी किया जाएगा तो उन सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को इंटरफियरेंस नहीं मानना है। बेटर मैनेजमेंट के लिए अगर कंट्रोल किया जा रहा हो तो उसको इंटरफियरेंस नहीं मानना है, यानी रोज के काम के अंदर दखलंदाजी की तरह से नहीं देखना है। नेवरदलेस इज द पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बीइंग टू बी रिस्पेक्टेड, यानी मतलब पूरी मूवमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लॉ से इम्प्लीमेंट सब चीज कराएंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, फिर मूवमेंट तक बेकार हो जाएगी। एन इंस्टेंस इन पॉइंट वुड बी अ प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव लॉ परमिटिंग a member of a cooperative to appeal to the registrar against the refusal by his cooperative to sanction a loan to him। यानी यहाँ पे लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है कि अपील कर सकते हैं कहाँ पे, अगर समझो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की किसी लोन को रिजेक्ट किया गया तो उस लोन को रिजेक्ट करने का कारण जानने के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, राइट। और रजिस्ट्रार ये फोर्स करवा सकता है कि इसको लोन नहीं दी गई है, अगर सही रीजंस ना हो तो रजिस्ट्रार कंपेल यानी फोर्स कर सकता है कि लोन देनी चाहिए इसको। बस यहाँ तक रेगुलेशंस चलने चाहिए, इस मामले के अंदर रेगुलेशंस चलने चाहिए। अब राइट अ नोट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डी ऑफिशियलाइजेशन प्रोग्राम एंड इट्स इवैल्यूएशन। डीऑफिशियलाइजेशन प्रोग्राम कैन नॉट बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड जब तक हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पार्ट को और स्टेट गवर्नमेंट जो इंटरप्रिटर्स मतलब कोई भी रूल को बना के उसको समझाने वाले और कोऑपरेटिव लोग को एडमिनिस्टर यानी कंट्रोल करने वाले लोग हैं। द अनडिजायरेबल एंड रिस्ट्रिक्टिव फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉज मस्ट बी विड्रॉन। कोई भी अनडिजायरेबल और रिस्ट्रिक्टिव यानी मतलब रोकने वाले कोई भी लॉज है उसको हटा दो और कोऑपरेटिव मूवमेंट को लोगों की मूवमेंट बना दो, मूवमेंट ऑफ द पीपल। द स्टेट हैज सर्टेनली टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, पर वो पीपल के वेलफेयर के लिए और सिर्फ कोऑपरेशन के लिए, उन लोगों के लिए जो गाइडेंस सिंपैथी और जनरसिटी के बिना कोई जगह पे भटक जाए, which are also now manned by elected representative of the people। manned यानी powered by। that is why the ruler credit survey committee अपने रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे एडवोकेट यानी ये बात को प्रमोट करने का सुझाव देती है इन द कोऑपरेटिव्स, बट वेरी वाइजली लेट डाउन कि गवर्नमेंट के नॉमिनीज बोर्ड के अंदर होने चाहिए, पर कितने, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम। कोई भी कमेटी के अंदर कोऑपरेटिव कमेटी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बैठे तो वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब उनका इंटरफेरेंस सिर्फ कैसा होना चाहिए,
फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड जैसा होना चाहिए। अब देखो, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कैसे होता है। तो पहली बात तो, शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी या तो एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन, बड़ी इंस्टीट्यूशन में खुद का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का, लोन ग्रांट करना। फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव को वर्किंग कैपिटल के लिए, गुड गोडाउन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्लांट या तो मशीनरी परचेस करने के लिए। फिर सब्सिडीज लेना लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे कि ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय बैंक, सेल डिपो। ये ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, उसकी ब्रांचेस ओपन करने के लिए सेल्स डिपो कोऑपरेटिव के, जैसे बड़ौदा डेयरी के सेल्स डिपो अलग अलग जगह पे होते हैं। और एक्सपेंडिचर गोडाउन के ऊपर करने के लिए गारंटी देना क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को कि भाई ये लोग अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट टाइम पे पे कर देंगे। कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिस्क फंड्स लाइक स्पेशल बैड डेट गारंटी फंड, प्राइस फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा। टैक्स कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एक्सेट्रा। टैक्स कंसेशन किसके बारे में, इनकम टैक्स कितना पे करना है। फिर इसको कम करना यानी स्टैम्प ड्यूटी को कम करना, स्टैम्प ड्यूटी यानी कोई भी चीज़ परचेस करने के टाइम पे जो ली जाती है वो। और रजिस्ट्रेशन यानी प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के टाइम पे जो फीस होती है वो। ग्रांटिंग सबवेंशन फॉर, सबवेंशन यानी ग्रांटेज होती है, सब्सिडीज बोलते हैं इसको। फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो अगर किसी जगह पे वीक पड़ रही है तो इसको रिहेबिलिटेट करना यानी मतलब वापस इसको खड़ा करना। एंड प्रोवाइडिंग मैनेजरियल एंड फील्ड स्टाफ टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी मैनेजमेंट का स्टाफ भी मिले कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को, प्रॉपर मिले उसके लिए देखना है। अब देखो, इवैल्यूएशन ऑफ डी ऑफिशियलाइजेशन प्रोग्राम, इट मे बी मेंशन दैट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप of government waited to establish committed, waited का मतलब to establish a socialist pattern of the society. The role of the state in the achievement of these objective has to be more and more effective. यानी यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है डी ऑफिशियलाइज करने का। यहाँ पे याद रखना है कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। यानी डी ऑफिशियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ग्रुपिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ये देखने की जिम्मेदारी स्टेट की है। वो रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और डेवलपमेंटल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टाफिंग इन कोऑपरेटिव। अब ये स्टाफिंग फंक्शन फिर डायरेक्टिंग फंक्शन है, देखिए। एंड डिटेल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव रेमेडीज टू एड्रेस देम। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ, लास्ट वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑफिशियलाइजेशन। और ये दो कर लो, एक्सप्लेन इन डिटेल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्स, राइट, और उसको एड्रेस करने की 100% ये क्वेश्चन आएगा। इंडियन कोऑपरेटिव्स लाइक मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हिंडरिंग सर्विस एंड प्रोडक्टिविटी। हिंडरिंग यानी स्टॉपिंग, रोकना, रुकावट पैदा करना। दिस कपल विद इनहेरेंट मैनेजमेंट डिफेक्ट, लेकिन इसके साथ में कुछ मैनेजमेंट की डिफेक्ट भी है। थ्रेटन्स द वायबिलिटी यानी प्रैक्टिकल अप्रोच इनका दूर हो जाता है, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। इंडियन कोऑपरेटिव स्पेस चैलेंज ड्यू टू मैनेजरियल इनकम्पिटेंस, excessive government control, and lack of delegation of power. This hinders their growth and ability to fulfill their objective. हम यहाँ पे मैनेजरियल प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखना भी शुरू कर सकते हैं, ये ऊपर का प्रीफेस ना लिखे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर डायरेक्टेड, फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजंस विच आर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन डायरेक्टेड ने डिक्टेटेड है। डिक्टेटेड यानी थोप दिए जाते हैं सरकार के द्वारा उसके ऊपर। एज द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड एंड नस्ड बाय द स्टेट, यानी शुरुआत इसकी किसने की थी, सरकार ने की थी। इट बिकेम इंटरलिंक विद द पेनिट्रेशन कंटिन्यूअसली, और ये इनकी घुसनखोरी यानी सरकार का कोऑपरेटिव के अंदर हमेशा अपना हिस्सा होता है। जैसे कि बड़ौदा डेयरी कोऑपरेटिव है, लेकिन इसके अंदर इलेक्शन में जो लोग खड़े रहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट में आते हैं। एज फाइनेंशियल हेल्प इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो डिक्टेटिंग द पॉलिसीज ऑफ कोऑपरेटिव। यानी मतलब
यहाँ आरबीआई से भी यहाँ पे बीच में दखल अंदाजी की जाती है। द नीड्स ऑफ मूवमेंट एंड द स्ट्रेटजीज टू अचीव द नीड्स मस्ट बी प्लान बाय द मूवमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट। और ये जो मूवमेंट है उसको कैसे चलाना चाहिए, उनको खुद को चलाना चाहिए, स्टेट के द्वारा नहीं। इन द गाइज ऑफ गाइडेंस, गाइज यानी धोखे में, ऑफ गाइडेंस एंड पेट्रोनेज द स्टेट डोमिनेट्स द मैनेजरियल डिसीजन। पेट्रोनेज यानी देशभक्ति, राष्ट्र हित के बारे में बात करके ये लोग बार बार हर चीज में अपनी दखल अंदाजी करते हैं। फिर व्हीकल लीडरशिप, कोऑपरेटिव लीडरशिप इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ डेकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस हैज नॉट बिकम विजिलेंट। विजिलेंट यानी कंट्रोल में नहीं है। एज द इंडियन सोसाइटी इज कास्ट एंड क्लास रीडन, इसमें जातिवाद बहुत है इंडियन सोसाइटी में। द लीडरशिप हैज टू बी डेवलप्ड विद इन दीज लिमिट्स। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिचुएशन हैज नॉट चेंज, दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन ऑफिशियल हेल्प। ये आज भी ऑफिशियल हेल्प के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब गवर्नमेंट की लीडरशिप जैसी है कि उसको भी गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नो विजिलेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, टोल प्रोवर्ब सेज विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कोई कंट्रोल रखेगा तो डेमोक्रेसी चली जाएगी। कंट्रोल का मतलब अपनी मर्जी खत्म हो जाती है इसमें। इन द इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे जनरल बॉडी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसफंक्शनल, यानी काम ज़्यादा करते नहीं, उल्टा बिगाड़ते हैं काम। उनकी देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग इंश्योर्स विजिलेंट कोऑपरेटिव डेमोक्रेटिक एंड इम्पार्शियल कोऑपरेटिव। अगर वो बराबर काम करे तो अच्छा काम होगा। मेंबर्स जनरल बॉडी मीटिंग को अटेंड नहीं करते और मैनेजमेंट को कभी क्वेश्चन नहीं करते। इसके कारण अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में कि कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव किस तरह से काम करता है। इससे क्रेडिट सोसाइटी में इश्यूज होते हैं। लैक ऑफ विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स, इससे मैनेजमेंट इनएक्टिव हो जाता है। मैनेजमेंट को ऐसा कि जब लोगों को परवाह नहीं है तो हम इसके अंदर जो चाहे मर्जी का कर सकते हैं। और इससे माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि कोई भी गलत काम उसके अंदर करना शुरू हो जाता है, यानी कोई भी चीज़ यानी इधर उधर पैसे की हेरा फेरी करना शुरू कर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोग कि जो अपना काम साधने के लिए उसके अंदर आते हो वैसे लोग। और डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब में और ज़्यादा डोमिनेंट, काम ही ना करूँ, यानी मतलब और ज़्यादा स्लीपिंग, जिसको डोरमेंट बोला जाता है। स्लीपिंग पार्टनर अपने डोरमेंट पार्टनर बोलते थे, वैसा ही। द मेंबर्स मस्ट बी एबल टू क्वेश्चन द मैनेजमेंट, वो क्वेश्चन करने चाहिए और उनको उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए। लीडर्स अपनी जिम्मेदारियों को बराबर से समझे और मैनेजमेंट को बराबर से कंट्रोल में रखे ओनली व्हेन सोसाइटी मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर्स। फिर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे आज भी एमेचरिश एंड मॉडर्न मैनेजमेंट एब्सेंट है। यानी मतलब इस जगह पे जो होना चाहिए कि आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी पे काम करना हो और मैनेजमेंट की टेक्निक ऐसी मॉडर्न अप्लाई करनी हो, वो भी नहीं है। टू compete विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव को अपने पर्सनल यानी स्टाफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। पर यहाँ पे बहुत ही कम सैलरी होती है क्योंकि कोऑपरेटिव के पास कभी भी मैनेजमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। तो टैलेंटेड इंडिविजुअल इससे दूर रहते हैं, वो हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सर्विस कंडीशंस आर अनसेटिस्फैक्टरी, यानी आगे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं वो भी बराबर नहीं होता इसके अंदर। तो इससे कोऑपरेटिव का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। Autonomy of the cooperatives. Government interference in cooperatives, particularly in India, hinders the adoption of cooperative principles like democratic management. यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रोका जाता है। डिस्पाइट बीइंग गाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफन जस्टिफाइड एज प्रोटेक्शन लिमिट्स कोऑपरेटिव ऑटोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल हमेशा प्रोटेक्शन की तरह से माना जाता है, तो ये गलत है। इससे ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। फिर सेल्फ रिलायंस, अपने बलबूते के ऊपर अपने रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाते हैं वो। इनको क्या हमेशा डिपेंडेंस रखना पड़ता है या तो गवर्नमेंट के ऊपर या तो आरबीआई के ऊपर। बोरोवर्स लेंडर की कंडीशन उनको हमेशा सामने रखी जाती है। जैसे आरबीआई अगर बोरो कोई भी चीज़ लैंड करेगा तो उसके सामने कंडीशंस अपनी रखेगा। इससे वो हमेशा क्या देखते हैं, इनकी सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। कोऑपरेटिव्स एज बोरोवर्स कैन नॉट बी एग्जेम्प्ट अधेरिंग टू लेंडर कंडीशंस। अधेरिंग यानी स्टिकिंग, चिपकना किसी चीज़ को, यानी उस बात को मान के रखना। तो यहाँ पे इससे डेमोक्रेटिक फ्रीडम और रिसोर्स का यूज बराबर से नहीं हो पाता। सोसाइटी का कुछ बोलने का अगर कुछ हो भी नहीं तो भी उनकी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि
जब भी कोई भी बैंक लोन देगी तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी बारे में हमेशा सोचेगी। Undynamic federal institutions. In keeping the cooperative democracy alive, the federal institutions को predominant role play करना है, which is lacking in Indian circumstances. लेकिन फेडरल इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों के लिए सरकार बनती है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी इन कोऑपरेटिव्स आर शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टीट्यूशन इन अ फेडरल सेटअप. Apex institutions should support lower level societies with financial resources, guidance and protection from outside interference. एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन यानी मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो जिसके ऊपर कोई नहीं है तो उसको एपेक्स, जैसे आरबीआई अपने यहाँ पे एपेक्स बैंक बोली जाती है एग्जैक्टली। इसमें इसको आपको गाइडेंस वगैरह देना है, लेकिन उसकी जगह पे हो क्या रहा है, उनका इंटरफेरेंस बढ़ रहा है उल्टा। अब इसके रेमेडियल मेजर्स क्या, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट, जितना भी हो सके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्लियर बनाना है, यानी सबको समझ में आए वैसा। रोल को डिफाइन करना है, जिम्मेदारियों को डिफाइन करना है, और मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस के आधार पे होनी चाहिए। Implement robust governance practices. Establish a strong board of directors. अच्छे board of directors होने चाहिए with diverse skills and experience. Ensure transparent decision making processes and other to ethical business practices. ऐसी business practices होनी चाहिए जो ethical यानी सही होनी चाहिए। Robust यानी strong होता है। Enhance communication and transparency. अपने members के साथ properly communicate करो, उनको अपने कोऑपरेटिव का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आगे के प्लान्स क्या है, उन सब के बारे में बताना। इम्प्रूविंग मेंबर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, तो पहले तो मेंबर को एजुकेट करो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में, बिजनेस किस तरह से चलाया जाता है उसके ऑपरेशंस के बारे में, और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में ट्रेन करना है। प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेंबर को इंकरेज करना है कि वो मीटिंग्स में आए, अपने ओपिनियंस बोले और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हर बार पार्टिसिपेट करें। एक ऑनरशिप यानी उनको अपनापन लगना चाहिए, उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वी आर इन्वेस्टेड इन कोऑपरेटिव सक्सेस एंड सच एज प्रॉफिट शेयरिंग और पैट्रोनेज डिविडेंड। प्रॉफिट शेयरिंग में अपना हिस्सा होना चाहिए, और पैट्रोनेज डिविडेंड का मतलब क्या, कि हम ऐसा नहीं कंट्री के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। एनहांसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, सिक्योर एडिक्वेट फंडिंग, पैसा बराबर से आना चाहिए, इसमें ऑपरेशनल नीड्स और कैपिटल के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इम्प्लीमेंट साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंक्लूडिंग बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। हर तरह से प्रॉपरली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना है। डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जिससे हम एक सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर ना काम करें, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में रखेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। बिल्डिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स, इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टाफ और बोर्ड मेंबर्स को सिखाना है काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और लीडरशिप। प्रमोट नॉलेज शेयरिंग, एनकरेज द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपर्टीज अमंग कोऑपरेटिव, जितना भी ज़्यादा हो सके उतना हम प्रॉपर शेयर करेंगे अपनी जितनी भी अच्छी बातें उनको सबके साथ में। एंड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हम टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एनहांस एक्सेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, और जितना हो सके उतना ट्रांसफो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, यानी उसको इंक्रीज करना, इन्हांस करना, यानी मतलब राइट। तो दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर, फोर्थ यूनिट आपका किया मैंने। एक क्वेश्चन हमने इसमें नहीं किया, और ये बीच वाला है जो 3, 4, 5, 4 and 5, ये दो क्वेश्चन हमने नहीं किए। मैं ऐसा मानता हूँ कि डी ऑफिशियलाइजेशन और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स वाला, वो कंप्लीट करे तो भी इसके अंदर दो क्वेश्चन में भी इनफ है, राइट। ये वीएल मेहता का कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर वाला जो है वो तो आपको है वैसे भी रिवीजन जैसा है। अब इसके अंदर यानी थर्ड यूनिट के अंदर सिर्फ अकेला अगर आप प्लानिंग कर लो तो भी मोर देन इनफ है, बट प्लानिंग इज वेरी लेंदी क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ से शुरू होता है और 4 या 5 पेज इसके अंदर जाता है। मैनेजमेंट प्लानिंग इन इट्स नेचर, थिंक, यस, 7 क्वेश्चन से शुरू होता है। ओके,
इसका